देखो, नेहरूज अप्रोच टू नेशन बिल्डिंग, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। क्वेश्चन आ जाता है आपको 6 मार्क्स का। व्हाट इज नेशन बिल्डिंग एंड व्हाट वाज द नेहरूज अप्रोच टू नेशन बिल्डिंग। तो सबसे पहले नेशन बिल्डिंग क्या होती है? नेशन बिल्डिंग, जैसे मैंने आपको बताया था, नेशन, एक नेशन, स्टेट और कंट्री, ये 3 शब्द शायद हम एक ही चीज के लिए यूज कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन इनका मतलब क्या है, अलग अलग है। नेशन, नेशन क्या है? फीलिंग ऑफ वननेस, फीलिंग्स ऑफ वननेस, ठीक है। इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री, और जब इंडिया जो डाइवर्स कंट्री, अलग अलग भाषा के लोग, अलग अलग कल्चर के लोग, अलग अलग रिलीजन के लोग, है ना, नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट, अलग अलग डाइवर्स पॉपुलेशन हमें मिलती है, तो देन हम क्या करते हैं कि उनको जोड़ना है। जब उनको जोड़ना है कि हम सब भारतीय हैं, वी आर ऑल इंडियंस, तो जब वो एक भाव आता है अंदर से, दैट इज नेशन, ठीक है। इंडिया इज ए नेशन, भारत एक क्या है? नेशन। उसके बाद स्टेट, स्टेट मतलब एक राज्य जिसके 4 क्या होते हैं? 4 एलिमेंट्स है। स्टेट के 4 एलिमेंट्स है, कौन कौन से? पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट और सोवरेनिटी, ठीक है। उस पर कंट्री, कंट्री प्रॉपर एक टेरिटरी, एक एरिया के लिए यूज किया जा रहा है। 11th वालों को भी ये क्वेश्चन बड़ी बार आता है, ठीक है। और क्लियर? अब क्या है कि नेशन बिल्डिंग, मतलब कि नेहरू की अप्रोच क्या थी नेशन बिल्डिंग के लिए? तो सबसे पहले नेशन बिल्डिंग क्या है? क्रिएशन ऑफ ए नेशन, ठीक है, एक नेशन को क्रिएट करना, फीलिंग ऑफ वननेस लाना लोगों के बीच में, दैट इज नेशन बिल्डिंग। और आपको पता है ना कि नेहरू, अगर हम 1947 से पहले की बात करें, 1947 से पहले कौन लोग हमारे लिए लड़ रहे थे? कौन सी ऐसी पावरफुल पार्टी थी जो हमारे लिए लड़ रहे थे? इंडियंस तो इतने पढ़े लिखे तो थे नहीं। अब ब्रिटिशर्स के सामने कौन आवाज रखा रहा था हमारी? कांग्रेस। और कांग्रेस का अगर मैं बोलूं कि 1947 के बाद भी, अगर फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस की भी हम बात करें और 1947 से पहले हम बात करें, तो कांग्रेस का जब मैं नाम लेती हूं तो कौन सा चेहरा आपके सामने आता है? नेहरू, नेहरू का, शायद नेहरू के बाद इंदिरा गांधी का, है ना। तो वैसे ही अब नेहरू की क्या अप्रोच रही नेशन बिल्डिंग में, ठीक है। नेशन बिल्डिंग क्लियर हो गया। पहले नेशन बिल्डिंग का ये 6 मार्क्स का एक इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? नेशन बिल्डिंग की एक अच्छी सी डेफिनेशन लिखोगे, ठीक है। तो नेशन बिल्डिंग क्या है? क्रिएशन ऑफ ए नेशन, जो हम सोशली कुछ कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, लोगों के बीच में हम क्या ला रहे हैं? एक फीलिंग्स ला रहे हैं, ठीक है। डाइवर्स नेशन को, डाइवर्स पॉपुलेशन को जोड़ के हम प्रॉपर एक नेशन ला रहे हैं, ठीक है। उसके लिए बड़ी सारी एलोगोरी सेट की जाती है, जो आपने 10th क्लास में पढ़ी थी, जैसे भारत माता, नेशनल एंथम, हमारा नेशनल फ्लैग, ये सब चीजें किसका काम कर रही है? ये ऐसे सिंबल्स हैं जो भी हमारे नेशनल सिंबल्स हैं, इनको देख के हमारे अंदर क्या भाव आता है, क्या फीलिंग्स आती है कि हम भारतीय हैं। तब हम हर एक रीजन को भूल जाते हैं, और क्या चीज हमारे सामने याद रहती है? हमारे सामने क्या चीज आती है? एक नेशन याद आता है हमें, ठीक है। नेशन बिल्डिंग क्लियर। अब नेहरू की क्या अप्रोच थी? तो नेहरू कौन थे? नेहरू तो सबसे पहले एक बड़ी क्रिस्मेटिक पर्सनालिटी थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू एक बड़ी क्रिस्मेटिक पर्सनालिटी थी। शायद लोग कांग्रेस के बारे में इतना जानना ही नहीं चाहते हैं। नेहरू के नाम पे ही कितनी देर तक लोग जो है वो वोट देते रहे। तो ये थे हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। इनका कार्यकाल, इनका टाइम कब से लेकर कब तक रहा? फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर 1947 से लेकर 1964 तक। 1964 में इनकी डेथ हो गई, ठीक है। चाइना वॉर कब हुआ? 1962 में, ठीक है। और इंडिया और चाइना के वॉर में क्या होता है? सिनो इंडिया वॉर में क्या हुआ? सिनो इंडिया वॉर में चाइना जीत गया था, ठीक है। उसके साथ साथ में क्या हो रहा था? नेहरू की जो हालत थी वो अच्छी भी नहीं चल रही थी, और फिर क्या होता है? 64 में नेहरू जी की डेथ हो जाती है, ठीक है। और मतलब ये प्रॉपर टाइम 1947 से लेके 64 तक नेहरू का कार्यकाल रहा, नेहरू जी का टाइम रहा, ठीक है। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद इनको आर्किटेक्ट बोला जाता है, ठीक है। किस चीज का आर्किटेक्ट? किस चीज को? इंडियन डेमोक्रेसी नहीं, ठीक है, इंडियन डेमोक्रेसी के तो थे ही, मतलब कि इनको आर्किटेक्ट बोला जाता है इंडिया का, एक नेशन, इंडिया का आर्किटेक्ट बोला जाता है कि एक जो नेशन बनाया इंडिया का, इंडिया को प्रॉपर एक नेशन में जो तब्दील किया, नेशन में जो चेंज किया, ठीक है, तो ये आर्किटेक्ट ऑफ द नेशन, दैट इज इंडिया, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है, ठीक है, वहां पे मैं बड़े अच्छे से समझाऊंगी आपको। तो नेहरू जो थे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, 1947 से लेकर 1964 तक इनका टाइम रहा।
ये आर्किटेक्ट थे, ठीक है, इंडिया को बनाने के लिए पीछे इनका बहुत बड़ा हाथ था, ठीक है, इंडिया एक नेशन, ठीक है। अब नेहरू की क्या अप्रोच थी? नेहरू की अप्रोच अगर मैं समझाऊं, आप कैसे, अगर आप प्रॉपर जो आंसर है वो कैसे लिखना है, पॉइंट्स में लिखना है, पॉइंट्स में लिखोगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अब जिस बच्चे को नहीं आता है, थोड़ी थोड़ी कहानी सुनी हुई है तो बस वो पैराग्राफ में लिख लेंगे, फिर अच्छे मार्क्स नहीं आते। जिस बच्चे ने प्रॉपर एनसीईआरटी पढ़ी हुई है वो क्या करेगा, प्रॉपर फ्रेम करेगा क्वेश्चन का आंसर पॉइंट्स में, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा, नेहरू की जो अप्रोच थी ना, 3 मेजर पॉइंट्स थे, ठीक है। अगर मेजर कितने पॉइंट्स थे, 3, ठीक है। सबसे पहले आ जाता है नेहरू की अप्रोच में, फर्स्ट पॉइंट आ जाता है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, सुना है इसके बारे में, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, ठीक है। उसके बाद सेकंड आ जाता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन, और थर्ड आ जाता है यूनिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ठीक है। सबसे पहले आपने नेशन बिल्डिंग की एक अच्छी सी डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। उसके बाद इन 3 पॉइंट्स को आपने एक्सप्लेन कर देना है, आपके फुल आपको 6 मार्क्स मिल जाएंगे। और याद रखना आंसर राइटिंग कैसे करनी है, सबसे पहले इंट्रो, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन डिमांड, पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चन की जो डिमांड है उसको समझना है, उसके अकॉर्डिंग आपने प्रॉपर पॉइंट्स में आंसर लिखना है और लास्ट में उसको कंक्लूड कर देना है, ठीक है। कंक्लूजन जो है वो जरूरी है। उसके बाद जो छोटे छोटे पॉइंट्स होंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, कोई डेट्स है, इंपॉर्टेंट चीजों को अंडरलाइन जरूरी करना है, ठीक है। हाँ, क्योंकि प्रेजेंटेशन बड़ी मैटर करती है ह्यूमैनिटीज में, तो आपको प्रेजेंटेशन आनी ही चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं है कुछ भी कहानी लिख दी और फिर बाद में तो हम तो 10 12 20 40 छींटे भर के आए थे और मार्क्स तो मिले ही नहीं, ऐसे नहीं होता है। प्रेजेंटेशन बड़ी मैटर, आपके सामने कोई अच्छी सी चीज रखी जाए तो आप उसको प्रेफर करोगे, एक थाली में पूरा खाना एक साथ ही मैं डाल देती हूँ और एक थाली में बिल्कुल प्रॉपर अरेंज करके कटोरियों में पूरी सब्जियां हर चीज रखती हूँ, तो सैलेड भी साथ में रखती हूँ, थोड़ा सा अचार, सब कुछ रखती हूँ, तो कौन सा खाने में मजा आएगा? देख के कौन सी वाली थाली उठाने का मन करेगा, जिसमें सारा खाना एक साथ डाल दिया या जो थोड़ा अरेंज करके रखा हुआ है? तो फिर आप डिसाइड कर लो कि पढ़ा हमने सारा है तो वो हमने अब कैसे उसको प्रेजेंट करना है। हाँ हाँ, ठीक है, 3 पॉइंट्स, ठीक है। अब इनको 1 बाय 1 समझेंगे हम। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, सबसे पहले देखो नेहरू की जो सोच थी, नेहरू ना थोड़े मॉडर्न एक लीडर थे, ठीक है, फॉरेन से भी ये पढ़ के आए थे, ठीक है। तो हमारे मैक्सिमम लीडर्स के जितने भी बच्चे हैं वो सारे फॉरेन में ही पढ़ते हैं, हम लोग ही हैं जो यहाँ पे पढ़ते हैं और 70 साल पुराना सिलेबस पढ़ रहे हैं, तो तभी हम इतने पीछे हैं। वो लोग एडवांस पढ़ते हैं तभी हम पे राज करते हैं, ठीक है। अब नेहरू की जो अप्रोच थी, नेहरू की जो सोच थी ना, नेहरू की इंडिया के बारे में क्या सोच थी, याद रखना एक बुक भी थी इनकी, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है आपको। इनकी बड़ी एक इंपॉर्टेंट बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया, नेहरू की एक बुक थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है, बंद कर दो, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तब ये नेहरू जेल में थे, नेहरू जेल में थे, वहां पे ही उन्होंने इंडिया के बारे में कुछ लिखा था और उस बुक का नाम क्या पड़ा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया मतलब कोई इंडिया की डिस्कवरी, इंडिया की डिस्कवरी तो किसने की, हु डिस्कवर इंडिया, वास्को ड गामा, सुना नहीं नाम, लेकिन वो वाली नहीं, वही 1947 से पहले तो भारत था ही नहीं, ब्रिटिश इंडिया था, ब्रिटिश इंडिया था। 1947 के बाद एक नया नेशन ने, मतलब एक न्यू नेशन ने जन्म लिया, एक नया नेशन हमारे सामने आता है, दैट इज इंडिया। तो भारत कैसा होगा, मेरे सपनों का भारत कैसा होगा, मेरे भारत में क्या क्या होगा, ठीक है। ये था डिस्कवरी ऑफ इंडिया में प्रॉपर जो नेशन बिल्डिंग की बात की गई है। जब आप बड़ी क्लासेस में जाओगे, ऐसे भी हमें इंडिया के बारे में पता होना चाहिए और पढ़ने हैं। अगर आप इंडिया को जानना चाहते हो तो आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, दैट इज रिटन बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। थोड़ा सा ऐसे पढ़ो ना, ऐसे समझो उसको,
फॉर्मेलिटी नहीं करनी है। सच्ची में इंडिया में हम रहते हैं, इंडिया के बारे में कोई एक बुक पढ़नी है तो कौन सी बुक है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। अब ये एमसीक्यू आ जाता है तो गलत कर दोगे। हमें तो पता है ना हमारे भारत के बारे में कौन सी बुक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो फिर ठीक है। अब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में इन्होंने क्या मेंशन किया है? वही जो नेशन बिल्डिंग की इन्होंने बात की कि मेरे सपनों का भारत कैसा होना चाहिए। ठीक है, अब मेरा सपनों का भारत, मेरा इंडिया कैसा होना चाहिए? 4 पिलर्स की इन्होंने बात की। ठीक है, कितने पिलर्स की बात की? 4 पिलर्स की। और वो 4 पिलर्स कौन कौन से थे? सबसे पहले भारत एक कैसा देश है? डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, तो इन्होंने एक पिलर क्या बोला कि डेमोक्रेसी। ठीक है, कांग्रेस कैसी पार्टी थी? सेकुलर पार्टी थी। जो नेहरू की विचारधारा थी, नेहरू की आइडियोलॉजी थी, वो कैसी थी? सेकुलर। ठीक है, तो दूसरा पिलर क्या आ गया? सेकुलर, सेकुलरिज्म को इन्होंने ज्यादा प्रमोट किया। ठीक है, और थर्ड सोशलिज्म की बात की इन्होंने, सोशलिज्म की, जिसमें सोसाइटी के वेलफेयर की बात की जाती है। ठीक है, और फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर क्या था? नेशनल यूनिटी। क्या था? नेशनल यूनिटी। अब नेशनल यूनिटी मतलब राष्ट्रीय एकता। अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि जब इंडिया आजाद हुआ, आपको पता है कि इंडिया इंडिया था नहीं। जब भारत में जब वो ब्रिटिशर्स आए थे तो आपने सुना होगा एक था राजा, है ना, उसके छोटा सा राजवाड़ा होता था, छोटे छोटे बड़े देश थे। अगर ये सब प्रोसेस नेशन बिल्डिंग वाला नहीं हुआ होता, अगर आप पंजाब जाते, अगर आप केरला जाते, अगर आप हरियाणा जाते, आपको पता क्या होता? आप बोलते कि हम इंटरनेशनल यात्रा करके आए हैं। पंजाब जाने के लिए हमें वीजा बनाना पड़ता, तमिलनाडु जाने के लिए वीजा बनाना पड़ता। अब तो आप इंडिया में कहीं पे भी घूम के आ जाओ। इंडिया को ऐसे छोटा सा ना, जितनी इंडिया की एक स्टेट है ना, इतनी इतनी तो बाकी कंट्रीज है कुछ। तो इंडिया का एरिया इतना ज्यादा है, तो इंडिया को इकट्ठा करना, एक नेशन बनाना कोई आसान काम थोड़ी ना था, एक टफ जर्नी थी। ठीक है, अब नेशनल यूनिटी मतलब 565 रियासतें थी, 565 प्रिंसली स्टेट्स थी। ठीक है, 1947 से पहले भारत में 2 किस्म की, 2 टाइप्स ऑफ स्टेट्स थी, एक प्रिंसली स्टेट्स और दूसरी ब्रिटिश इंडिया करके, ब्रिटिश प्रोविंस इनको बोला जाता था। मतलब प्रॉपर्ली जिन पे प्रिंस लोग, राजे लोग राज करते थे और टैक्स देते थे ब्रिटिशर्स को। और कुछ ऐसी स्टेट्स भी थी जिसपे प्रॉपर किसका राज था? ब्रिटिशर्स का। ठीक है, अब ब्रिटिशर्स चले गए, 565 रियासतें बच गई। ठीक है, अब इन 565 रियासतों को इकट्ठे कैसे करना है? ठीक है, तो नेहरू के दिमाग में चल रहा था, सरदार वल्लभ भाई पटेल के दिमाग में चल रहा था कि अब इनको इकट्ठा करके एक भारत बनाना है, एक पावरफुल इंडिया बनाना है। आपने पहले भी सुना होगा, ये कोई अभी की बात नहीं है। अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे ना, उसमें अखंड भारत की बात की गई। अफगानिस्तान भी इंडिया का पार्ट था। अखंड भारत, भारत बहुत बड़ा था। ठीक है, गांधारी महाभारत में आपने ये पढ़ा, सुना होगा। गांधारी कहां की? गांधार की थी, वो अफगानिस्तान में है। तो ये सारे इंडिया का ही पार्ट था, बाद में टूटते टूटते इंडिया में इतना सा रह गया है। ठीक है, तो ये 4 पिलर्स थे किसके? जो नेहरू की सोच के अकॉर्डिंग वो सोचते थे कि मैंने ऐसा भारत बनाना है, जो इमेजिन की थी उन्होंने कम्युनिटी। ठीक है, और नेहरू कैसे थे? मॉडर्न थे। ठीक है, जैसे आजकल मोदी जी की वो पिक्स वायरल हो जाती है ना, फॉरेन की लीडर्स के साथ, फीमेल लीडर्स के साथ, वैसे नेहरू की भी होती थी उस टाइम पे। ठीक है, हाँ। अब देखो, अब प्रॉपर टॉपिक पे आओ कि नेहरूज अप्रोच टू नेशन बिल्डिंग। फर्स्ट इज स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। स्टेट, अब देखो 565 रियासतों को इकट्ठा कर दिया। ठीक है, इकट्ठा कर दिया। अब प्रॉब्लम हो गई। अब सभी को, जितने बच्चे हैं इंस्टीट्यूट में, कटरा के सारे बच्चे इकट्ठे करके मैं एक कमरे में बंद कर देती हूं, फिर क्या होगा? लड़ेंगे ना। तो अब क्या हुआ? 565 रियासतों को इकट्ठे कर दिया। अब प्रॉब्लम क्या हुई? अब प्रॉब्लम ये हुई कि लड़ने लगे अलग अलग भाषा वाले लोग। जैसे हम जम्मू और कश्मीर को एग्जांपल ले लो, दूर जाने की बात ही नहीं है, हम यहां पे भी लड़ ही रहे हैं। ठीक है, तो वैसे ही जब 565 रियासतों को इकट्ठा किया तो क्या हुआ? लड़ने लगे लोग। ठीक है, अब जब लड़ने लगे तो यहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? सेंटर की। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को यहां पे फोर्स किया गया कि यहां पे एक कमीशन बनाया जाए जो रीड्रॉ करे। किस चीज को रीड्रॉ करना है? पहले इकट्ठा किया ना, फिर इकट्ठा करके क्या करना है कि अपना अपना एरिया सौंप दो सभी को, अपना अपना एरिया सौंप दो, अपने अपने घर में रहो। जो आप 10th में भी पढ़ा, फेडरल स्ट्रक्चर, फेडरलिज्म। ठीक है, बड़ी इंटरेस्टिंग सा टॉपिक आ गया। जैसे जैसे टॉपिक चलेंगे ना, वैसे वैसे आपको समझ आता जाएगा। ठीक है,
अब क्या हुआ कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो बना 1953 में, बाद में मत बोलना कि मैम मल्टीपल आया था, मल्टीपल गलत करके आए, क्योंकि एक मार्क्स से एक मार्क्स कम होगा तो आपकी पोजीशन गई, आपकी डिस्टिंक्शन गई, डिवीजन फर्स्ट डिवीजन से सेकंड डिवीजन आ जाएगी। तो ये कहानी है, सुननी है 1953 में, ठीक है। 1953 में एक कमीशन बनता है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, ठीक है। इसका काम क्या था? इसका काम था रीड्रॉ करना। रीड्रॉ करना, किस चीज को रीड्रॉ करना? जो सारे बच्चे मैंने एक क्लास में इकट्ठे कर दिए थे, अब उनको प्रॉपर एक एक डेस्क दे देना कि हाँ ठीक है, यहां बैठो अपना काम करो, ठीक है। बाउंड्रीज को रीड्रॉ करना। किसको रीड्रॉ करना? बाउंड्रीज को, ठीक है। और फिर अब कमीशन को अपॉइंट कर दिया हमने, अब वो एक कमीशन अपना काम भी कर रहा है, ठीक है। और प्रॉपर फिर रिपोर्ट भी तो सबमिट करवानी है ना, कुछ काम जो किया उसकी रिपोर्ट सबमिट करवानी है। तो यही आपको एमसीक्यू आ जाएगा कि कब इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट करवाई? 1956 में। कब करवाई? 1956 में। बच्चे कहते हैं कि मैम हम ह्यूमैनिटीज पढ़ रहे हैं, हमें डेट्स भूल जाती है, तो उसको कहानी की तरह लेना है। 3 साल के बाद, 3 साल के बाद रिपोर्ट जमा करवाई, है ना। और उस रिपोर्ट में कुछ तो होगा। क्या था उस रिपोर्ट में? उस रिपोर्ट में क्या था? उसका रिजल्ट 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। प्रेजेंट कितनी स्टेट्स है? 28। अगर आप पिछले साल का पेपर उठाओगे, वहां पे एक एमसीक्यू आया हुआ है कि इंडिया की 29th स्टेट कौन सी है। अब आप बोलोगे 28 है, 29th कौन सी है? तेलंगाना, ठीक है। 29th स्टेट तेलंगाना, ठीक है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? तेलंगाना कौन सी स्टेट से निकली? तेलंगाना कौन सी स्टेट से निकली? आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश से। और इंडिया की फर्स्ट स्टेट कौन सी थी जो लिंग्विस्टिक बेसिस पे बनी? आंध्र प्रदेश। तो इस पॉइंट की यही एक्सप्लेनेशन आएगी कि वो चिंगारी भटकी कहां से, वो स्पार्क कहां से आई, वो आग कहां से लगी अलग होने की, वो भी लैंग्वेज के बेस पे। हम लोग धर्म के बेस पे तो लड़ ही रहे थे, लेकिन हमारा इतिहास बोलता है कि हम भाषा को लेकर भी लड़ रहे थे और लड़ते हैं, या है ना। नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि लड़ना बुरी बात है। मॉरल वैल्यूज को समझना चाहिए, क्योंकि अब जब हम नेशन की बात कर रहे हैं तो नेशन में क्या चलेगा? हमारी मॉरल वैल्यूज। तो इट्स मीन इंडियंस के बीच में मॉरल वैल्यूज नहीं है, और शायद जो अभी जनरेशन आ रही है तो उसमें तो बिल्कुल भी नहीं है ना। समझ आई? यहां से आपके मैंने 5 एमसीक्यू बता दिए। 29th स्टेट तेलंगाना, अब 28 कैसे? माइनस कौन सी हुई? जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर जब टूटी, ठीक है, कितने पार्ट्स बन गए इसके? 2, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। अब स्टेट नहीं, अब क्या है? यूटी। एक यूटी क्यों बनती है? एक यूनियन टेरिटरी क्यों बनती है? क्या रीजन है उसके पीछे? यूनियन टेरिटरी मतलब एक ऐसी टेरिटरी जिसपे कंट्रोल किसका होता है? सेंटर का, यूनियन का, सेंटर का। अब सेंटर को क्यों, अगर फेडरल स्ट्रक्चर है, ठीक है, सेंटर पावरफुल है, और एक ऐसी टेरिटरी पे क्यों कंट्रोल हो जाता है सेंटर का? क्योंकि अगर किसी चीज, कोई एक छोटी सी प्लेस है, वहां पे स्टेट बनाना पॉसिबल नहीं है, तो किसका कंट्रोल होगा? सेंटर का। घर में कोई ऐसी चीज है जो बेटे नहीं संभाल पाते तो फिर दादाजी उसका ध्यान रखते हैं, वैसे ही, ठीक है। और उसके बाद अगर किसी जगह को लेकर कोई वाद विवाद चल रहा है, जैसे चंडीगढ़ को ले लो, तो ऐसी प्लेस को भी क्या बना दिया जाएगा? यूनियन टेरिटरी। उस टेरिटरी पे कंट्रोल किसका होगा? सेंटर का। और अगर नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है, जम्मू कश्मीर में क्या किस चीज को, टेररिज्म को लेकर था ना सिस्टम, तो अगर नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है तो उस टेरिटरी को भी क्या बना दिया जाता है? यूटी बना दिया जाता है। क्लियर? ठीक है। अब कितनी है? 28। ठीक है। तो आप मेरे को, आपका होमवर्क है प्रेजेंट यूटीज को स्टडी करना है, ठीक है। प्रेजेंट यूटीज को स्टडी करना है, कितनी है, ठीक है। अब कुछ यूटीज पहले अलग अलग थी, वो इकट्ठी भी हो गई है, उसके पीछे की हिस्ट्री को भी पढ़ना है आप लोगों ने, ठीक है। एक क्वेश्चन इसमें से आता है, ठीक है। बाकी मैं आपकी एक अलग से क्लास ले लूंगी यूटीज को लेकर, ठीक है। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का क्लियर हो गया, 1953 में बना। क्यों? रीड्रॉ करना है बाउंड्रीज को। 1956 में इसकी रिपोर्ट आती है, और रिपोर्ट का क्या रिजल्ट रहा? 14 स्टेट्स
ठीक है, और 6 यूटीज। क्लियर। उसके बाद सेकंड पॉइंट आ जाता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन, मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक, इंस्ट्रूमेंट ऑफ विलय पत्र। विलय पत्र क्या था कि देखो 565 प्रिंसली स्टेट्स थी। कितनी स्टेट्स थी? 565 प्रिंसली स्टेट्स थी। अब क्या हुआ कि इनको जोड़ना है। ऐसे ही थोड़ा मैं बोलूंगी चलो जी एक ग्रुप बनाते हैं और अपने अपने अपना अपना जितना भी आपका एरिया है, जितनी भी आपकी जमीन है, लैंड है, जितनी भी प्रॉपर्टी है, आप मुझे सौंप दो। आप सौंपोगे? ठीक है, उसके लिए कुछ लीगल वर्क हमें करना पड़ेगा। तो वैसे ही एक डॉक्यूमेंट बनाया गया। उस डॉक्यूमेंट में बोला कि तुम अपने अपने स्टेट अपने हिसाब से चलाओ। कुछ चीजें जैसे डिफेंस हो गई, कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है, ये चीजें आप किसको सौंप दो? सेंटर को। ठीक है, तो बाकी आप अपने हिसाब से सिस्टम चलाते रहो। ठीक है, और कुछ स्टेट्स ने बड़ी खुशी खुशी, वो उनका मन था कि हम भारत के साथ ज्वाइन हो जाते हैं, क्योंकि अगर हम भारत के साथ जुड़ जाते हैं तो क्या होगा? हमारा फायदा ही होगा इसमें। ठीक है, तो प्रॉपर वो किस पे, अब साइन तो किए उन्होंने वो साइन किस पे किए? एक डॉक्यूमेंट पे, और उस डॉक्यूमेंट का नाम क्या था? इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन। 565 रियासतों में से सभी ने इस पे साइन कर दिए। ठीक है, सभी ने इस पे साइन कर दिए। जब सरदार वल्लभ भाई पटेल वाला टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगी, उनकी जो अप्रोच में दो मेन चीजें आती हैं, एक कैरेट और स्टिक अप्रोच। कैरेट और स्टिक अप्रोच। जिसने खुशी खुशी साइन किए इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन पे, उनको दी उन्होंने कैरेट, और जिसने नहीं किए उसको दी स्टिक। ठीक है, अब क्या हुआ कि 565 में से सभी ने साइन किए। 3 ऐसी स्टेट्स रही जिसने जिनको लेके थोड़ा सा मसला खराब हो गया। ठीक है, वो एक थी जूनागढ़। ठीक है, यहां से मैप भी आ जाता है कई बार। जूनागढ़ गुजरात वाली साइड था। ठीक है, पाकिस्तान के पास था बिल्कुल। ठीक है, जूनागढ़ की जो, ये आपको मैंने सेपरेट टॉपिक्स पे पढ़ाने, जूनागढ़ की जो पॉपुलेशन थी वो थी हिंदू पॉपुलेशन, लेकिन यहाँ का जो हेड था वो था मुस्लिम, महाबत खान नाम था उसका। ठीक है, अब जहां पे देखो पाकिस्तान और इंडिया बने बेसिस पे, क्या प्रिंसिपल था? अगर आपको एक मल्टीपल आ जाता है, क्या प्रिंसिपल था? रिलीजियस मेजोरिटी को लेकर, मेजोरिटीज लिखोगे। ठीक है, अब जूनागढ़ में पॉपुलेशन हिंदू थी, तो बाद में यहां पे क्या हुआ कि इन्होंने यहां पे प्लेबिसाइड करवा दी। प्लेबिसाइड क्या होती है? लोगों से डायरेक्ट वोट मांगा जाता है और महाबत खान जो है वो चला जाता है पाकिस्तान में। ठीक है, और दूसरी कौन सी थी? हैदराबाद। तो हैदराबाद के नवाब बड़े खतरनाक थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी गए थे वहां पे, उन्होंने स्टिक वाली अप्रोच जो है वो लगाई। ठीक है, उसके बाद इतना सोचोगे तो फिर थोड़ा ना काम चलेगा। जो कर रहे हो उस पर पहले ट्रस्ट रखो, थोड़ा विश्वास रखो कि मैं बेस्ट हूं, मैं ये कर रहा हूं तो मेरा काम बेस्ट है। देखो बड़े बड़े लोग होते हैं, बड़ा कुछ होते हैं, लेकिन वो फेल, सब कुछ होने के बाद भी उनका सब कुछ फेल हो जाता है। लेकिन इतना विश्वास रखो कि अगर सड़क में मैं चने बेचने जाऊंगा ना, शाम को पूरे चने बेच के आऊंगा। ये कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं, ये हमारा टैलेंट होता है कि जो मैं कर सकता हूं वो कोई नहीं कर सकता है। आई एम द बेस्ट। तब दुनिया आपको फॉलो करती है। खुद में ही सेल्फ डाउट करके चल रहे हो तो फिर थोड़ा काम चलेगा। ठीक है, और स्क्रैच से, जीरो से ही चीजें शुरू होती है। ठीक है, हाँ, जूनागढ़, हैदराबाद। आप ये ध्यान दो कि टॉपिक समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। पॉलिटिकल में पूरे 100 में से 100 मार्क्स लेके आना है। ठीक है, और उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर का तो आपको पता ही है, अभी 2019 में तो मसला सॉल्व हुआ है ना। तो जम्मू एंड कश्मीर का मसला बड़ी ऐसे लंबे समय तक चला। ठीक है, इन लोगों ने, ये यूनाइटेड नेशन ने बोला था कि यहाँ पे प्लेबिसाइट होगी, लेकिन ना पाकिस्तान ने बात मानी ना इंडिया ने मानी। बात क्या थी कि थोड़ी जो आर्मी है उसको हटाना है, ना पाकिस्तान ने हटाई ना इंडिया ने हटाई। ठीक है, बाकी प्रोसेस आपने देखा। तो उसके बाद क्या होता है फिर? आर्टिकल 370 हमें स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था, और 2019 में क्या हुआ? प्रॉपर उसको हटा दिया गया। कौन सी सरकार के अंडर? बीजेपी सरकार फुल मेजोरिटी में कब आई? 2014 में। ठीक है, तो ये 3 जो स्टेट्स थी, ये मसला अटक गया। देखो अभी मैंने थोड़ा थोड़ा आपको बताया, ये प्रॉपर टॉपिक्स है, क्वेश्चन आता है यहां से 4 मार्क्स का। ठीक है, हाँ, तो अब देखो ये जो 3 स्टेट्स थी, यहां पे जो मसला अटका, बाकी सभी ने खुशी खुशी इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन पे साइन कर दिए। तो जो नेहरू की अप्रोच थी पहले थी कि स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन, ये सब चीजें क्यों बनाई जा रही थी? क्योंकि नेहरू डेमोक्रेसी को
फॉलो करते थे, डेमोक्रेटिक देश बनाना चाहते थे। तो जब डेमोक्रेसी में सभी की सुननी है, तो उसके लिए कमीशन बना, कमीशन सभी की सुनेगा और जैसे जैसे जिसको चाहिए, क्योंकि नेशन बनाना है। अगर मैं यहाँ पे मैं डिक्टेटर बन जाती हूँ, मैं बोलूँ कि आप बोल नहीं सकते, आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, क्या आप मेरे साथ रहना पसंद करोगे? लेकिन मैं बोलती हूँ आप अपने हिसाब से काम करो, पर क्या है कि काम की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, तो शायद खुशी खुशी सभी रहेंगे। तो ये होती है डेमोक्रेसी। डिक्टेटरशिप में कोई भी रहना पसंद नहीं करता है, तो इसीलिए उन्होंने एक कमीशन बनाया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन बनाया, प्रॉपर साइन करो, जिसकी मर्जी नहीं है आपकी, हम सोल्यूशन देते हैं आपको, ठीक है। और फिर थर्ड क्या था? यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यूनिटी, वो यही जो इन्होंने नेशनल यूनिटी की बात की। यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? अखंडता में एकता, ठीक है। डाइवर्स नेशन है इंडिया, और पॉपुलेशन जो है वो क्या है? अलग अलग भाषा, अलग अलग कल्चर, है ना। आप केरला में जाओगे, वहां पे कोकोनट, है ना, लुंगी डांस। उसके बाद कश्मीर के अपने, है ना, गुजरात के लोग सबसे बिजनेसमैन लोग हैं वहां के। अरुणाचल प्रदेश के वो अपने पहाड़ हिमालय पे तपस्या करने वाले लोग हैं, है ना। और सेंट्रल इंडिया के तो अलग ही हैं। तो अलग अलग डाइवर्स नेशन है। तो अब उस डाइवर्स नेशन में क्या लाना है? यूनिटी। ये उनका मेन एम था। किसका? ऑब्जेक्टिव था किसका? नेहरू का, ठीक है। और नेहरू ने अपनी हर एक जो पॉसिबल जो कोशिश थी वो उन्होंने की भी। और कहीं ना कहीं नेहरू को हमने पॉलिटिक्स में थोड़ा ना जाना है भाई, पॉलिटिक्स में वैसे तो जाना है, ऐसे हमने यहाँ पे पॉलिटिक्स में हमने बुक्स को पढ़ना है, हमने फैक्ट्स को स्टडी करना है कि उस टाइम पे जब 1947 में भारत की हालत खराब थी, एक नया जन्म लिया हुआ एक मतलब कि नेशन, तो उसको संभालना, उस टाइम पे उन्होंने जो जो फैसले लिए वो सही लिए थे, ठीक है। कोई आसान बात नहीं थी उस टाइम पे फैसले लेना। एक अनपढ़ पूरी पॉपुलेशन थी, कुछ था भी नहीं हमारे पास। गोल्डन स्पैरो, सोने की चिड़िया यहाँ थी, सोना उड़ गया था यहां से। तो इसीलिए उनको ब्लेम नहीं। हाँ ठीक है, कभी कभी हाँ इंसान है ना, तो इंसान की प्रवृत्ति कैसी होती है कि कभी कभी वो सही फैसले लेते लेते एक आधा गलत भी हो जाता है। इंसान है, कोई भगवान थोड़ा है। तो एक दो फैसलों को लेके वो काम है, या बीजेपी वाले अपोजिशन है ना डेमोक्रेसी का। अगर आप क्रिटिसाइज कर पा रहे हो तो इट्स मीन डेमोक्रेसी है, अगर आप क्रिटिसाइज नहीं कर पा रहे हो तो इट्स मीन यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है। तो जिसको जितना क्रिटिसाइज किया जाएगा, समझ लेना कि उस नेता के टाइम पे उतनी अच्छी डेमोक्रेसी थी, ठीक है। हमने बीजेपी वर्सेस कांग्रेस नहीं चलना है, हमने बीजेपी को भी स्टडी करना है और कांग्रेस को भी स्टडी करना है, और अपने दिमाग में क्या भरने हैं? फैक्ट्स, ठीक है। क्लियर हो गया? अब ये सारी अप्रोचेस को यूज करके नेहरू जी ने क्या किया? नेहरू जी ने नर्चर किया, जैसे एक छोटा सा बेबी होता है ना, उसकी अच्छे से हम केयर करते हैं। केयर करने के बाद वो बड़े अच्छे से बड़ा हो जाता है ना, बड़े होके फिर बॉडी शॉडी बनाता है। वैसे ही अगर हम भारत की आज जीडीपी की बात कर रहे हैं कि भारत की जीडीपी इधर पहुंची है, भारत यहां प्रोग्रेस कर रहा है, भारत वहां प्रोग्रेस कर रहा है, अगर ये स्टेप्स उन लोगों ने नहीं उठाए होते तो आज यहां होते नहीं होते, है ना। तो उन्होंने इंडिया को नर्चर करके एक क्या किया? इंडिया को एक सक्सेसफुल नेशन की ओर बढ़ाया, ठीक है। ठीक है, क्लियर? ठीक।